नमस्कार। अभी पिछले दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एक ऑडियो वायरल हुई और उस पर पूरा हंगामा हुआ। अगर आपने भी सुनी होगी तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है पहली बार सुनने पर कि जैसे प्रशांत किशोर ने हथियार डाल दिए हों और वहाँ पर टीएमसी हार रही हो और बीजेपी की सरकार बनने जा रही हो। जिस प्रकार से बीजेपी ने और मीडिया ने उसको हाथों हाथ लिया और जिस प्रकार से उसका प्रचार किया गया, तो पहली बार तो यही लगता है कि उसमें किसी न किसी तरह से प्रशांत किशोर गच्चा खा गए और कच्चा खाने के बाद वो बीजेपी के हाथों लपक लिए गए हैं और बीजेपी के हाथों लपकने से बीजेपी को जो चाहती थी वो बीजेपी को मिल गया है। लेकिन मेरा जो अपना आकलन हुआ पिछले 2 दिन से उन प्रशांत किशोर के वीडियो देख करके, उनके सभी टीवी चैनलों पर उनके इंटरव्यू देख करके और जो ऑनलाइन जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ और जो उनके वीडियो की जो उन्होंने उसको आगे अपना उनका फर्दर जो पूरा का पूरा वीडियो सुनवाना या उसकी बात का विश्लेषण करके जो सोशल मीडिया पर उन्होंने जारी किया, तो मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा लगता है कि जो या तो ये वीडियो जिस प्रकार से वायरल हुई और उसको चाहे बीजेपी ने जारी कराया हो या प्रशांत किशोर ने खुद प्लानिंग करके इस प्रकार का एक माहौल तैयार किया जिसमें वो चर्चा में आ सकें, एक ऐसा माहौल मुझे लगा। दोनों परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने आखिरकार जो चाहते थे उस तरह से बीजेपी को लपक लिया और बीजेपी की जो रणनीति थी उसको उन्होंने कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की, उसको कहीं ना कहीं हिलाने की उन्होंने प्रयास किया और उसमें वो सफल हुए। जिस प्रकार से उन्होंने आज तक पर और यहाँ तक कि रिपब्लिक टीवी जो अर्णव गोस्वामी का चैनल है, जो मोदी भक्त, खुलेआम मोदी भक्त है, जो लोगों को कुछ भी बोल देता है मोदी के को बचाने के नाम पर, मोदी भक्ति के नाम पर, उस चैनल पर आकर के भी जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी और जिस प्रकार से उन्होंने इस बात को पुनः दोहरा दिया कि आज की स्थिति में भी 100 सीट से अधिक बीजेपी नहीं लाएगी, 100 से नीचे नीचे रहेगी और 40% से ज़्यादा वो वोट लेके नहीं जा रही है, इसका उन्होंने सीधा सीधा जिस प्रकार से एक गणित दिया, उससे साफ साफ है कि जो प्रशांत किशोर की जो रणनीति थी उसमें वो सफल हो गए हैं और अभी तक तो सफल हैं। आगे जो भविष्य है 2 मई को बताएंगे कि उसमें वो कितना सफल हुए हैं, लेकिन वर्तमान में जो उनकी रणनीति थी उस रणनीति पर वो सफल हुए कि वो पूरे देश का मीडिया और पूरे देश का जो एक माहौल जो बंगाल को लेकर बना हुआ है उसे अपनी तरफ मोड़ने का जो उनका मन था, जो उनकी रणनीति रही होगी, जो उनकी इच्छा रही होगी, उसकी तरफ उन्होंने जिस प्रकार से ये पूरी रणनीति बनी, या वो अचानक इस प्रकार से हुआ कि बीजेपी ने उसको जारी कराया या और उसमें वो प्रशांत किशोर को फंसाना चाहते थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से उसको वापस लपका, तो दोनों परिस्थितियों में प्रशांत किशोर का जो एक मंतव्य रहा होगा वो उनका पूरा हुआ है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो इसका फ़ायदा होगा वो टीएमसी को होने की स्थिति है और टीएमसी को इसका फ़ायदा इसलिए होगा कि पिछले जो 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं उसमें बीजेपी जहाँ जहाँ मजबूत थी, अधिकांश वो एरिया थे, वो क्षेत्र थे, वो विधानसभा सीटें थी और उसमें भी अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें सीधा सीधी ये स्थिति सुनने में आ रही है कि वो उसमें बीजेपी को बहुत आसानी से टीएमसी नहीं छोड़ रही है, उन सीटों पर वो टक्कर दे रही है और उनमें से बहुत सारी सीटें हथियाने की स्थिति में भी वो नज़र आ रही है। और जिस प्रकार से जो प्रशांत किशोर के मैं इंटरव्यू सुन रहा था अनेकों चैनल पे, कई चैनल पे देखे मैंने, आज तक पे भी देखे, रिपब्लिक पे जैसे मैंने आपको बताया और भी कई जगह देखे, उसमें उन्होंने जो एक बात बोली वो उसका जो सीधा सीधा सार जो जनता के बीच में जाएगा कि जो उन्होंने 40-41% जो वोट बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में लिया, आज की तारीख में वो परसेंटेज बीजेपी का नीचे मिल रहा है
प्रशांत किशोर के सर्वे के अनुसार, यानी कि जितना वो 121 120 सीटें जो लोकसभा के अनुसार जो सभी सर्वे जो दिखा रहे थे और उसके अनुसार वो अपना आकलन कर रहे थे, उसके हिसाब से वो आज की तारीख में नीचे आ रहा है। और उसी का आकलन है कि वो उसको इस बात के लिए मान गिनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और दोबारा से उन्होंने सभी टीवी चैनलों पर आकर के जितने आत्मविश्वास के साथ इस बात को बोला है कि अगर 100 सीटों से ऊपर बीजेपी चली गई तो मैं अपना ये काम जो रणनीति बनाना, जो स्ट्रेटजी बनाना, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। तो उन्होंने एक बार को आकर के पुनः इस बात की जनता के बीच में विश्वास कायम करने का सफल प्रयास किया है अभी तक की स्थिति में, कि वो टीएमसी के लिए माहौल बना सकें। असली माहौल क्या बनेगा वो 2 मई को मालूम पड़ेगा, तब तक हम सबको इंतज़ार करना होगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं प्रशांत किशोर का प्रशंसक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक राजनीति की थोड़ी बहुत जो समझ है उसके नाते मैं ये मानता हूँ कि प्रशांत किशोर ने इस बाजी को अपने हाथ में लपक करके बीजेपी को बंगाल में अभी तक शिकस्त देने का काम किया। और विशेष रूप से जो उनके हाथ से जो स्थिति जानने का लग रहा था कि अब आगे का जो खेल है वो प्रशांत किशोर के हाथ से निकल सकता है, वो या टीएमसी के हाथ से निकल सकता है, उन्होंने दोबारा से उस चीज़ को पकड़ने का अपने हाथ में पूरी रणनीति बनाए रखने का उन्होंने काम किया है। इसमें जो पहला चरण था, उन चरणों में जिस प्रकार से ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी वो एक रणनीति रही। उसके चोट लगने के बाद किस प्रकार से प्रचार किया जाए, चोट लगने के बाद भी अस्पताल में न रह करके उन्होंने जिस प्रकार से व्हील चेयर पर प्रचार किया, वो एक सीधा ये एक उस प्रकार का जो ध्रुवीकरण का जो एक माहौल बीजेपी ने बनाया था पिछले 6 महीने में, उसको उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया था। और अब आगे के जो 3-4 चरण बचे हैं, 4 चरण बचे हैं, इसमें भी बीजेपी ने जितना तेजी से ध्रुवीकरण करना था उस पर उन्होंने उस रणनीति को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेंट करने का, उसको गुमराह करने का, उसको अलग ट्रैक पे ले जाने का काम प्रशांत किशोर ने किया है। और ये दिलचस्प एक मुकाबला है। इस दिलचस्प मुकाबले में ये देखना है कि अब 2 मई को रिजल्ट किसकी तरफ आता है, किसकी सेंचुरी लगती है और किसकी सेंचुरी रह जाती है, ये देखने का मौका अब अगले 15 दिन 20 दिन बाद आने वाला है। तो तब तक आप लोग भी मेरे इस चैनल को देखते रहिए और बंगाल पर नज़र बनाए रखिए। और साथ साथ देखते हैं कि जो जुगलबंदी जो चल रही है वहाँ पर वो किसके पक्ष में बैठती है, किसके पक्ष में नहीं बैठती है, और कितना इसका फ़ायदा आने वाले समय में होगा, किसके समय में नहीं होगा, ये सब लोग हम सब बैठ करके इसको देख ही रहे हैं। और 2 मई को इस पर पुनः चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।